हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 4। अगर अभी तक आपने पार्ट 3 विजिट नहीं किया है तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट 3 विजिट कर सकते हैं। पार्ट 4 में अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। ये जो सेल है जो अपन ने पहले सेल किए थे कौन से, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उनसे अलग है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या करते हैं अपन, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा के। जबकि इन तरह के सेल में क्या किया जाएगा, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट की जाएगी। उस तरह के सेल में जो रेडॉक्स रिएक्शन होती थी वो नॉन स्पॉन्टेनियस थी, मतलब अपने आप नहीं होती थी, करवाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ती थी। जबकि इस तरह की सेल में जो रेडॉक्स रिएक्शन होगी वो सारी स्पॉन्टेनियस होगी, अपने आप होगी। और भी डिफरेंस है, अपन बाद में डिस्कस करते हैं। पहले एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं, फिर बाद में आराम से डिस्कस कर पाएंगे उनको। तो देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, ऐसे सेल जो क्या करते हैं, कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। और फिर वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं। कैसे, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके, वो भी किससे, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन से। ठीक है, और ये जो सेल है इसको डिस्कवर किया था एल गैल्वेनी और ए वोल्टन है। यही वजह है कि इन सेल को गैल्वेनिक सेल और वोल्टेनिक सेल भी कहते हैं। ठीक है, अब और भी डेवलपमेंट हो चुका है इस तरह के सेल के फॉर्मेशन में। अब इनको सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहना ही ज्यादा सही रहेगा। तो सबसे सिंपल टाइप का जो गैल्वेनिक सेल है जिससे अपन समझते हैं वो है डैनियल सेल। ठीक है, अब डैनियल सेल के अलावा भी और तरह के गैल्वेनिक सेल पॉसिबल है और तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पॉसिबल है, लेकिन अपन इससे स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसको समझने से पहले एक चीज समझते हैं कि अगर किसी मेटल को अगर उसके सॉल्यूशन में पुट किया जाए तो मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके आयोनाइज फॉर्म में आ जाता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके पॉजिटिव आयन बना लेगा। ठीक है, अब अगर दो अलग अलग ऐसी चीजें ली जाए, दो अलग अलग इलेक्ट्रोड लिए जाए, मतलब दो अलग अलग मेटल लिए जाए, तो उनमें से एक इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरे को सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको अभी और अच्छे से डिस्कस करेंगे और कौन सा देगा कौन सा लेगा वो सब अपन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, डैनियल सेल जो होता है उसमें दो कंटेनर लेते हैं। पहले कंटेनर में अपन क्या करते हैं, एक जिंक की रॉड लेते हैं और उसको ZnSO4 में क्या करते हैं, डिप करके रखते हैं। दूसरे कंटेनर में अपन कॉपर की रॉड लेते हैं और उसे CuSO4 में डिप करके रखते हैं। ठीक है, अपने रूल के हिसाब से Zn भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करना चाहिए और Cu भी रिलीज करना चाहिए, लेकिन जब इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो इन दोनों में से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा, दूसरे को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ज्यादा रिएक्टिव होगा। इसे अपन बाद में डिस्कस करेंगे कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, कौन मतलब आसानी से क्या इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है कंपेरेटिवली, वो अपन बाद में एक सीरीज से देखेंगे। अभी के लिए मैं बता देता हूं, जिंक और Cu में से जिंक की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ठीक है, अब देखो इस कंटेनर में क्या होगा, Zn को ZnSO4 में जब अपन रखेंगे तो क्या होगा कि Zn जो है, जिंक इलेक्ट्रोड का जो Zn है वो Zn दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Zn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा और वो Zn+2 यहां कहां आ जाएंगे, सॉल्यूशन में आ जाएंगे, मतलब सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन आ गया और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां रिलीज होगा, अगर अपन वायर से कनेक्ट कर दें तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए यहां पर आ जाएंगे। अब यहां पर क्या होगा, इस सॉल्यूशन में CuSO4 सॉल्यूशन में कॉपर कौन सी स्टेट में होता है, Cu+2, वो उन दो इलेक्ट्रोड को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu में, और वो Cu यहां पर आ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर कहां तक आ गए, यहां तक आ गए। इलेक्ट्रॉन यहां फ्लो हो गया, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गया तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से क्या होता है, करंट भी फ्लो होती है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इस एनोड से कहां आ रहा है, कैथोड की तरफ, इसलिए अपन कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहां से कहां की तरफ मूव कर रही है, कैथोड से कहां जा रही है, एनोड की तरफ। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब एक चीज सुनना, इसको एनोड क्यों बोला और इसको कैथोड क्यों कहा। तो देखो, मैं पहले भी बता चुका हूं, वो इलेक्ट्रोड जहां ऑक्सीडेशन होता है उसे अपन एनोड कहते हैं और वो इलेक्ट्रोड जहां रिडक्शन होता है उसे अपन क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। तो यहां पर Zn ने दो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए थे, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करना ऑक्सीडेशन होता है, यही वजह है कि ये कैसा है, एनोड। और यहां पर दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए गए, गेन किए गए, तो ये कैसा होगा, कैथोड होगा। ठीक है, एक और चीज,
जब अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ते हैं तो वहां पर अपन ने बोला था कि एनोड पॉजिटिव तरह का होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। अब यहां पर देखते हैं तो देखो, अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर रिलीज हो रहे हैं तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की चार्ज बोले तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो इसको अपन नेगेटिव टर्मिनल बोलेंगे और इसको अपन पॉजिटिव टर्मिनल बोलेंगे। एक और तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां की तरफ मूव कर रहा है तो करंट को अपन कहां से कहां की तरफ मानेंगे, करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट मानी जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का होता है। तो करंट ऐसे मानेंगे यहां से यहां की तरफ जा रही है, तो करंट हमेशा किस टर्मिनल से किस टर्मिनल की तरफ जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। तो करंट यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल बोले तो कैथोड पॉजिटिव और एनोड नेगेटिव। ठीक है, तो कैथोड और एनोड का जो साइन है वो इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल में अलग अलग होता है। वहां पर एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव, जबकि यहाँ कैथोड पॉजिटिव और एनोड नेगेटिव। लेकिन जो एक्चुअल चीज है कैथोड एनोड के पीछे वो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, वो दोनों में ही सेम होता है। वहां पे भी जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड कहते हैं, यहाँ पे भी, और जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगा उसे कैथोड कहेंगे, वो यहाँ पे भी। कोई बात नहीं, अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो होने लगे। अब थोड़ी देर बाद में क्या होगा, यहां पे Zn इलेक्ट्रॉन देके इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Zn+2 में कन्वर्ट होता रहेगा, धीरे धीरे सॉल्यूशन में आता रहेगा। तो सॉल्यूशन में यहां पर Zn+2 के नंबर धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। और Zn+2 कैसा चार्ज का होता है, पॉजिटिव चार्ज का। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज का एक ग्रुप बन जाएगा। अब अगर यहां से कोई Zn अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज भी करेगा तो वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव होना कम हो गया। इधर देखते हैं, इधर क्या होगा कि CuSO4 का सॉल्यूशन था, उसमें देखो कॉपर +2 और SO4 -2 बना होगा। तो Cu+2 ने तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किसमें कन्वर्ट हो गया, Cu में कन्वर्ट हो गया। लेकिन पीछे वो तो मतलब एक तरीके से न्यूट्रल हो गया, लेकिन पीछे SO4 -2 नेगेटिव चार्ज है, उसके नंबर यहां बढ़ने लग जाएंगे। जैसे जैसे उसके नेगेटिव चार्ज के नंबर यहां बढ़ने लगेंगे, वहां अब ये जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन मतलब या इस तरफ मूव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल। तो थोड़ी देर बाद में ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करना बंद हो जाएगा और करंट भी ऑफ हो जाएगी। और कारण क्या होगा, क्योंकि कंटेनर में जो अपन ने सॉल्यूशन भरा है वो अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल नहीं रहा, ये पॉजिटिव चार्ज वाला हो जाएगा, हाई इन पॉजिटिव चार्ज, ये हाई इन नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब क्या करें, तो देखो अब इसको मेंटेन करने के लिए एक और चीज यूज करते हैं जिसे कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। देखो ये अपन यू शेप की, इन्वर्टेड यू शेप की एक ट्यूब लेते हैं और इसको अपन क्या कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज। यहां पर सॉल्ट ब्रिज इसलिए कहते हैं, एक तो ब्रिज तो आप समझ रहे हैं, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जा रहा है, तो ब्रिज है। सॉल्ट क्योंकि इसमें सॉल्ट लिया जाएगा, और इसमें जो सॉल्ट लिया जाता है वो कैसे होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं इसे अभी समझते हैं अपन। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं और उन्हें एगर एगर जो होता है उसके जेली के फॉर्म में ले लेते हैं। मतलब इनका जो सॉल्यूशन होता है खाली लिक्विड फॉर्म में यहां नहीं भरेंगे, अगर खाली लिक्विड फॉर्म में भरेंगे तब तो वो यहां से यहां नीचे गिर जाएगा। तो उसको अपन क्या करेंगे, अगर या फिर जिलेटिन जैसे सब्सटेंस की जेली में उसका सॉल्यूशन बना के रखेंगे, और यहाँ दोनों एंड पे अपन क्या करेंगे, कॉटन लगा देंगे ताकि एकदम नीचे की तरफ फ्लो ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर वो सॉल्ट भरा हुआ है। अब यहाँ जो अपने इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ वो पॉजिटिव आयन भी बना सकता है, वो नेगेटिव आयन, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जब टूटेगा तो पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन में टूटेगा ही। तो आयोनाइज तो ये हो ही रखा है सॉल्ट ब्रिज में। अब देखो क्या होगा, जब यहां पर पॉजिटिव आयन के नंबर बढ़े थे तो यहां से सॉल्ट ब्रिज से इक्वल नंबर में जितने, मान लो सपोज करो Zn+2, तो कितना +2 बढ़ रहा है, 2 पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो यहां से उतने ही नेगेटिव चार्ज यहां पर आ जाएंगे सॉल्ट ब्रिज से। जैसे अगर KCl लेता हूं तो 2 Cl- यहां आ जाएंगे, जिससे ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, और प्रोसेस चलता रहेगा इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का, Zn और इलेक्ट्रॉन रिलीज करता रहेगा। ठीक है, और ठीक ऐसे कैसे यहां पर किसके नंबर बढ़ गए थे, SO4 -2 बोले तो नेगेटिव चार्ज के नंबर बढ़ गए थे, तो सॉल्ट ब्रिज से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हो जाती है। तो यहां पे भी हो जाएगी, यहां पे भी हो जाएगी। तो सॉल्ट ब्रिज का मेन फंक्शन क्या होता है कि दोनों तरफ के हाफ जो ये कंटेनर जो है, जिन्हें हाफ सेल भी कहेंगे, यहां पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करके रखना, बनाए रखना। ठीक है, वो काम होता है। एक ये सर्किट कंप्लीट भी करता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां और फिर यहाँ चार्ज जो होता है यहां से यहाँ चार्ज के फॉर्म में यहां से यहां वापस ऐसे चलता है। तो ये एक सर्किट भी कंप्लीट करने का काम करता है। ठीक है,
कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक चीज पे आते हैं, अपन ने कहा था कि सॉल्ट ब्रिज में जो अपन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं, तो ये इनर्ट क्या है? देखो इनर्ट का मतलब वैसे तो होता है जो रिएक्ट ना करे, तो बेसिकली कहने का मतलब है कि यहां जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो ऐसा होना चाहिए जो Zn+2 के नंबर पे कोई इफेक्ट ना डाले, हाँ उसके चार्ज को न्यूट्रलाइज करे लेकिन उससे रिएक्ट ना करे, और इन केस अगर वो रिएक्ट भी कर ले तो प्रेसिपिटेट ना बनाए, ऐसा ना हो कि नीचे सेटल्ड हो जाए। जैसे मान लो या Zn+2 ये Cl- आएगा तो Cl- Zn+2 से रिएक्ट करके ZnCl2 बना भी ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो वाटर सॉल्युबल होने की वजह से Zn+2 और Cl- में वापस स्प्लिट हो जाएगा। तो ऐसे ही लगेगा जैसे Cl- और Zn+2 ऐसे ही रहे, उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, ठीक है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है वो ये सोच के लिया जाता है कि यहां पर सॉल्यूशन क्या है। जैसे मान लो यहाँ Ag का कोई सॉल्यूशन होता और मैं यहाँ KCl ले लूं, तो ये Cl जो होते हैं वो Ag+ के साथ रिएक्ट करके AgCl बना लेंगे, और AgCl तो प्रेसिपिटेट होता है तो वो नीचे बैठ जाएगा। तो उस समय मैं यहाँ सॉल्ट ब्रिज में KCl नहीं ले सकता, तो सॉल्ट ब्रिज में ऐसा सॉल्ट लेना चाहिए जो या तो इसके पॉजिटिव आयन से रिएक्ट ना करे, और इन केस रिएक्ट करता है तो वो वाटर सॉल्युबल होने की वजह से आयन के फॉर्म में रहना चाहिए, पीपीटी नहीं बनाना चाहिए। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को क्या कहेंगे? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। और ये फिर हर के लिए अलग अलग होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। KCl के अलावा KNO3, NH4Cl ये वगैरह भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने क्या होता है, डैनियल सेल में क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। एक बार फटाफट वापस देखते हैं अपन डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे। तो दो तरह के हाफ सेल है, ये लेफ्ट और ये राइट साइड है, ठीक है। लेफ्ट हाफ सेल जो होता है वो उसमें ऑक्सीडेशन होता है, इसका मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रोड लिया जाएगा उसे एनोड कहेंगे। राइट हाफ सेल में क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो इसका मतलब यहां जो इलेक्ट्रोड लिया जाएगा उसे अपन क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे, ठीक है। तो यहां ऑक्सीडेशन होता है, यहां रिडक्शन होता है। या Zn एनोड की तरह यूज किया जाता है, यहां Cu कैथोड की तरह यूज किया जाता है। यहां Zn को ZnSO4 के सॉल्यूशन में डिप करके रखा जाता है, या Cu को CuSO4 के सॉल्यूशन में डिप करके रखा जाता है। फिर ये आया सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, अ यू ट्यूब मेड अप ऑफ ग्लास, इट हैज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट सच एज KCl, KNO3, NH4Cl, NaNO3। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अलग अलग सेल के लिए अलग अलग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होंगे, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सारे सेल के लिए इनर्ट नहीं हो सकता, वो लिया हुआ होता है। और इसे अपन किस में, जेली फॉर्म में लेते हैं। तो अगर मैं जेली फॉर्म में ले लेते हैं, और इसके जो ये जो सॉल्ट ब्रिज के दो एंड होते हैं वो अलग अलग हाफ में डिप हुए रहते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या होता है सॉल्ट ब्रिज का, एक तो क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करता है, मेंटेन। अगर ये नहीं होता तो थोड़ी देर बाद में यहाँ पॉजिटिव चार्ज के नंबर बढ़ जाते हैं या नेगेटिव चार्ज के नंबर बढ़ जाते हैं, उन्हें न्यूट्रल करने का काम होता है। दूसरा, इट कंप्लीट इंटरनल सेल सर्किट, ठीक है। ये अपने कुछ यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज के, एक सॉल्ट ब्रिज का ये भी है, इट डज नॉट अलाउ सॉल्यूशन ऑफ टू हाफ सेल टू माइग्रेट फ्रॉम वन हाफ सेल टू अनदर। एक दूसरे को मिक्स नहीं होने देते, और फिर भी उनके बीच में चार्ज को क्या कर सकता है, मतलब ऐसा भी तो हो सकता था कि अपन इन दोनों को दो अलग कंटेनर में नहीं लेते, तो उस वजह से भी तो चार्ज न्यूट्रल हो सकता था। यहाँ का पॉजिटिव चार्ज, यहाँ का नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाता, लेकिन फिर वो दोनों सॉल्यूशन मिक्स हो जाते हैं, तो उसे मिक्स हुए बिना सर्किट को क्या करता है, कंप्लीट करता है। अब रिएक्शन लिखते हैं, देखो वर्किंग देखना। यहाँ एनोड है, तो Zn ने जो था उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया। Zn ने क्यों किया, Cu ने क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं बता चुका हूं इन दोनों में से Zn के इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसे अपन बाद में और डिस्कस करेंगे। तो Zn ने Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए यहां पर आए और कैथोड पे आए। कैथोड में ये CuSO4 का जो सॉल्यूशन है, यहाँ Cu+2 है, वो Cu+2 ने ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, 2 इलेक्ट्रॉन लिए और वो किस में कन्वर्ट हो गए, Cu में कन्वर्ट हो गए। अगर इन दोनों हाफ सेल रिएक्शन को अगर मर्ज करें तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, तो इस तरफ क्या होगा, Zn और प्लस Cu+2, और इस तरफ क्या बनेगा, Zn+2 और Cu। ये ओवरऑल क्या हो गई, रिएक्शन हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरीके से इस हाफ पे तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और इस हाफ पे क्या हुआ, रिडक्शन। यहां से दो इलेक्ट्रॉन निकले थे, यहां मूव करके यहां पर आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ये भी अपन नोट कर देते हैं कि जब एनोडिक रिएक्शन होगी तो कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 यहां बढ़ेगा। क्यों, Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में, तो धीरे धीरे यहाँ Zn+2 के नंबर बढ़ेंगे। उसे न्यूट्रल करने के लिए क्या होगा कि इसे न्यूट्रल करने के लिए सॉल्ट ब्रिज से एनायन क्या आएंगे, यहां पर आएंगे। तो ये भी याद रखो, सॉल्ट ब्रिज से एनोडिक हाफ की तरफ कौन से आयन आते हैं, नेगेटिव आयन आते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें खुद में कैसे आयन है, पहले से कैसे बन रहे, पॉजिटिव आयन बन रहे।
ठीक, ऐसे कैसे? कैथोडिक रिएक्शन की वजह से यहाँ SO4-2 आयन के नंबर बढ़ेंगे, उसे न्यूट्रल करने के लिए यहां से कैसे आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, एक और चीज, अगर अपन को पूछे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो किससे किस तरफ हो रहा है, तो देखो इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से किस तरफ माइग्रेट कर रहे हैं? कैथोड की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। तो अगर अपन को करंट का पूछे, करंट किस तरफ से किस तरफ जा रही है, तो करंट किस तरफ से? कैथोड से किस तरफ मानेंगे? एनोड की तरफ। और क्योंकि करंट जो होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करती है, तो इसको अपन कैसा मानेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल। इसको अपन कैसा मानेंगे? नेगेटिव टर्मिनल। ये आप नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर इसके कुछ और पॉइंट भी देखते हैं। एक ये भी देखेंगे कि सॉल्ट ब्रिज में जो सॉल्ट होता है उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एक तो अपन देख चुके हैं कि वो कैसा होना चाहिए? इनर्ट होना चाहिए। एक दो और है, और एक इस सेल का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक और तरीका हो सकता है जिससे अपन डैनियल सेल प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें अपन क्या करते हैं कि सॉल्ट ब्रिज की जगह एक पोरस वॉल यूज करते हैं। उसका डायग्राम कुछ इस तरीके का होगा। आपने अभी तक जहां तक नोट किया उसके जस्ट नीचे ये डायग्राम, ये हेडिंग डाल के और ये एक लाइन लिख लें। अब देखो इसकी भी मैकेनिज्म में समझा देता हूं। इसमें भी जिंक क्या करेगा? Zn जो होता है वो Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। Zn+2 यहां आ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इस सर्किट से फॉलो करते हुए यहां आएंगे। यहां पे जो ये CuSO4 सॉल्यूशन है उसका जो Cu+2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इस कॉपर कैथोड के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा Cu के फॉर्म में। इससे यहां पर SO4- आयन के नंबर बढ़ेंगे। ये अपन पहले भी देख चुके हैं। धीरे धीरे यहां पर कैटायन के नंबर बढ़ते हैं, यहां पर एनायन के नंबर बढ़ने लगते हैं। अब देखो यहां पर जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन की जाती है। यहां पर क्या होगा? SO4- आयन जो है इस पोरस वॉल से होता हुआ यहां पर आ जाएगा और यहां पर पहले से क्या होंगे? Zn+2। तो वो Zn+2 और SO4- वो तो पहले से ही यहीं पे है। तो ये उस फॉर्म में जैसे ही SO4 या -2 यहां पर आएंगे तो वो पॉजिटिव आयन जो इंक्रीज हुए हैं उससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हो जाएगी। और यहां पर जो एक्सेस में SO4- वो इधर चले गए तो यहां पर भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हो जाएगी। ठीक है, यहां पर एक एक्स्ट्रा इंपैक्ट ये होगा कि धीरे धीरे यहां पर Zn-SO4 की अमाउंट बढ़ेगी। ऐसा क्यों होगा? अच्छे से समझना। यहां पहले से Zn-SO4 है जिसमें Zn+2 और SO4- है। यहां जिंक से भी Zn+2 आ रहा है और फिर इधर से SO4- आएगा तो और Zn+2 और SO4- के नंबर बढ़ जाएंगे। तो धीरे धीरे यहां Zn-SO4 के नंबर बढ़ने लगते हैं इस तरह की मैकेनिज्म में। और यहां पर क्या होगा? CuSO4 में से Cu+2 जो था वो तो Cu में डिपॉजिट हो गया यहां पर, तो Cu+2 के तो नंबर कम हो ही गए थे। SO4- के भी नंबर कम हो जाएंगे क्योंकि वो इधर मूव कर गए। तो धीरे धीरे CuSO4 के नंबर क्या होने लगते हैं? कम होने लगते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक और तरीका हो सकता है डैनियल सेल बनाने का। अब देखो सेल को रिप्रेजेंट कैसे करना है। जैसे मान लो ये मैंने पहले भी बोला था, और भी अपन Zn और Cu की जगह और भी कोई चीज लेकर भी अपन क्या कर सकते हैं? इस तरह के सेल प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उन्हें रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, तो अच्छे से समझना। पहली चीज, जो सॉल्ट ब्रिज और जो ये अपने क्या पोरस वॉल होगी उसे अपन 2 लाइन से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके इस तरफ बोले तो लेफ्ट हैंड साइड में अपन एनोडिक हाफ को शो करेंगे, राइट हैंड साइड में अपन कैथोडिक हाफ को शो करेंगे। ठीक है, यहां पर देखो ऐसे लिखा हुआ है Zn/Zn+2। ठीक है, अब देखो Zn के ऊपर कुछ नहीं है तो अपन क्या मानेंगे? 0 से +2 बनना बोले तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस तरफ अपन ऐसे लिखेंगे, पहले मेटल और फिर मेटल आयन, ये डिनोट करने के लिए कि क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, क्योंकि एनोडिक हाफ में ऑक्सीडेशन ही होता है। यहां पर अपन ऐसे नोट करेंगे, पहले मेटल आयन और फिर मेटल, बोले तो +2 से क्या हो रहा है? 0, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। तो इस तरफ अपन एनोडिक हाफ को रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरफ कैथोडिक हाफ को रिप्रेजेंट करेंगे और बीच में 2 लाइन शो करेंगे जो सॉल्ट ब्रिज और साथ साथ में किसको डिनोट करेगी? पोरस वॉल को। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर Zn/Zn+2, क्योंकि Zn क्या था? एनोड, वो Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा था। और यहां पर क्या है? Cu+2 जो किस में कन्वर्ट हो रहा था? रिड्यूस होकर Cu में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, ये माइनस की तरह बिहेव कर रहा है और ये किसकी तरह कर रहा है? प्लस की तरह। इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेल। कहने का मतलब है अगर इस तरफ जो मेटल दे रखा होगा, जैसे सपोज करो कि और कोई एग्जांपल होता और इस तरफ एक M1 दे रखा होता और इस तरफ M2 दे रखा होता, तो इसका मतलब इस तरफ वाला किसकी तरह लेना है? एनोड की तरह, और इस तरफ वाला मेटल जो है वो किसकी तरह लेना है? कैथोड की तरह।
कोई प्रॉब्लम नहीं। एक है सेल पोटेंशियल कितना होता है डैनियल सेल का। तो देखो ये सेल पोटेंशियल डेवलप कैसे होता है, इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, वो सब अभी अपन आगे देखेंगे। अभी सिर्फ शॉर्ट में रखते हैं कि जो सेल पोटेंशियल होता है वो कैथोड के पोटेंशियल माइनस एनोड के पोटेंशियल के डिफरेंस के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ कैथोड के फॉर्म में अपन ने क्या लिया था, Cu लिया था, जो कि Cu+2 से Cu में कन्वर्ट हो रहा है। बोले तो ये कैसा पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल, +2 से 0 हो रहा है। और ये कैसा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दोनों की वैल्यू पुट कर दी और आंसर कितना आ गया, 1.1। अब ये वैल्यू, ये माइनस क्यों, ये अभी अपन थोड़ी देर बाद में देखेंगे। ठीक है, वैसे आपने 11th में भी ये थोड़ा बहुत किया है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, ये सबसे पहले नोट करना है, फिर ये नोट करना है, फिर ये नोट करना है कि जब वर्किंग हो रही थी उस समय अपन सेल में क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखते हैं। तो सबसे पहला ये देखते हैं कि जिंक रॉड जो है वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो रही है। ऐसा क्यों, चाहे ये वाली मैकेनिज्म लू, चाहे ये जिंक जो है वो Zn+2 में कन्वर्ट होके यहाँ सॉल्यूशन में आ रहा है। तो धीरे धीरे जिंक क्या होता जाएगा, जिंक की ये जो रॉड है वो क्या होती जाएगी, पतली होती जाएगी, बोले तो डिसॉल्व होती जाएगी। कॉपर गेट डिपोजिट ऑन कॉपर इलेक्ट्रोड, और कॉपर वाला जो इलेक्ट्रोड है वो धीरे धीरे थिक होने लगेगा। ऐसा क्यों, वो जितना था उतना तो है ही है, और यहाँ सॉल्यूशन से Cu+2 दो इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, Cu में, और कैथोड पे जाके चिपक रहे हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे ये तो मोटा होगा और ये क्या होने लगेगा, डिसॉल्व। दो ऑब्जर्वेशन तो ये। अगर पोरस वॉल यूज करते हैं, तो अभी अपन ने बताया था पोरस वॉल यूज करते हैं तो SO4-2 यहां पर मूव करता है, तो धीरे धीरे यहाँ ZnSO4 के कंसंट्रेशन बढ़ेगी और CuSO4 की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। करंट कैसे फ्लो होती है, चाहे ये मैकेनिज्म है चाहे ये मैकेनिज्म है, करंट कैसे फ्लो होती है, आउटर सर्किट में तो इलेक्ट्रॉन से, मतलब एनोड से कैथोड की तरफ अपन क्या फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनर सर्किट में क्या होता है, आयन मूव करते हैं। क्या मूव करते हैं, आयन। सॉल्ट ब्रिज वाले केस में सॉल्ट ब्रिज से आयन मूव करते हैं, और यहां पर इस केस में SO4-2 यहां पर मूव करता है। तो बोले तो इनर सर्किट जो है वो फ्लो ऑफ आयन से कंप्लीट होती है और आउटर सर्किट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से। एक इन दोनों ही सेल से, मतलब ये एक ही सेल है, दो तरीके से बनाए गए, इन सेल से करंट कब तक निकलती रहेगी। तो पहला, जब तक अपन यहां सर्किट क्लोज नहीं कर देते, अगर सर्किट क्लोज कर देंगे तो भी करंट फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। दूसरा, अगर ये वाला केस ले तो CuSO4 पूरी तरीके से कंज्यूम ना हो जाए तब तक चलेगा, या फिर ये Zn, दोनों ही केस में क्या हो रहा था, डिसॉल्व। तो जब तक Zn पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता तब तक चलता रहेगा। और तीसरा, सॉल्ट ब्रिज और पोरस वॉल जब तक लगा के रखेंगे तब तक ऐसा काम होगा, ये दोनों हटाने के बाद कुछ भी नहीं है। तो इन चार कंडीशन तक क्या होती रहेगी, करंट फ्लो होती रहेगी। एक लास्ट क्वेश्चन और नोट करना है आपको, वो है कि किस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो सॉल्ट ब्रिज में यूज होते हैं। तो एक पॉइंट तो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि कैसे इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, इनर्ट। दूसरा, वो जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे उसके जो कैटायन और एनायन बनेंगे उन दोनों की मोबिलिटी क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। इसको समझते हैं। जैसे सपोज करो कि ये जब अपन ने किया था तो अपन ने बताया था कि इस हाफ में Cl- मूव करते हैं और इस हाफ में K+ मूव करते हैं, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव आयन के नंबर ज्यादा थे तो उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां से Cl- मूव करेगा, और यहाँ नेगेटिव आयन के नंबर ज्यादा थे तो न्यूट्रलाइज करने के लिए K+ मूव करेगा। सही है ना। तो अब देखो, यहां से Cl- के यहां मूव करने की स्पीड और यहां से K+ के यहां मूव करने की स्पीड एक जैसी होनी चाहिए। एक साथ दोनों यहां पर क्या आने चाहिए और न्यूट्रलाइज करने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पहले चला गया न्यूट्रलाइज कर गया और दूसरे ने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया, मूव ही नहीं किया हो इधर। तो दोनों की मोबिलिटी ज्यादा भी होनी चाहिए, मतलब जल्दी जल्दी इधर मूव करना चाहिए, और साथ ही साथ में उनकी मोबिलिटी क्या होनी चाहिए, इक्वल भी होनी चाहिए। इस तरीके से ये अपने डैनियल सेल का डिस्क्रिप्शन पूरा होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें अपन ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, वो डेवलप क्यों हुआ, क्या कारण है कि ये जो वैल्यू आई है, और फिर अपन ये देखेंगे कि ई सेल का ये फॉर्मूला वगैरह। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इंडिकेट दैट अ पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। देखो, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी चार्ज क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है। सही है ना। तो देखो, जनरली जो चार्ज होता है वो कहां से कहां की तरफ फ्लो करता है, हाई
पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या करता है, मूव करता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इसलिए नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। अब कहने की बात यह है कि इलेक्ट्रोड के ऊपर, एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड के ऊपर पोटेंशियल होगा, दूसरे इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड के ऊपर भी पोटेंशियल होगा, और उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो पहले अपन देखते हैं कि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया कहां से। तो इसे समझने से पहले एक सिंपल सी चीज समझनी होगी आपको कि जब भी एक चार्ज डिफरेंस होता है, चार्ज सेपरेशन होता है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज होता है कहीं पे, एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो उस चार्ज सेपरेशन की वजह से क्या डेवलप होता है, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डेवलप होता है। तो यहां पर भी अपन को पहले वो ही देखना है कि वो चार्ज सेपरेशन कहां हो रहा है, ठीक है। तो देखो 3 केस हो सकते हैं जब एक इलेक्ट्रोड को उसके सॉल्यूशन में डिप करते हैं, तो 3 तरह के केस हो सकते हैं। पहला तरीके का केस कि यहां जो सॉल्यूशन के आयन है और इलेक्ट्रोड के बीच में किसी भी तरह का लेन देन ना हो, ना तो इस इलेक्ट्रोड ने इलेक्ट्रॉन देखकर मेटल आयन बनाएगा, ना ये सॉल्यूशन जो है इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लेकर मेटल में कन्वर्ट होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बाकी के दोनों केस में ऐसा होगा। तो देखो इस केस में क्या हो रहा है कि मेटल आयन जो है, यहाँ के जो मेटल आयन है सॉल्यूशन के अंदर के, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, किसके अंदर से, इलेक्ट्रोड के अंदर से, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे धीरे धीरे सॉल्यूशन में क्या होने लगेंगे, मेटल आयन के नंबर कम होने लगेंगे, बोले तो कैटायन कम होने लगेंगे, तो किसके नंबर बढ़ने लगेंगे, एनायन के। और क्योंकि इलेक्ट्रोड में से इलेक्ट्रॉन कम हो रहे, इलेक्ट्रॉन यहां जुड़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कम हो रहे, तो यहां कैसा चार्ज बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, चार्ज सेपरेशन हो गया। ये भी केस हो सकता है, इसमें क्या हो रहा है कि मेटल आयन इलेक्ट्रॉन ले रहा है और मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, बोले तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। जनरली ऐसा कहां पर होगा, कैथोड पे होगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है देखो कि मेटल जो है, बोले तो ये इलेक्ट्रोड का जो मेटल जो है वो क्या करे, मेटल आयन में कन्वर्ट हो जाए और इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ठीक है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन बनेंगे, और उन इलेक्ट्रॉन की वजह से ये मेटल इलेक्ट्रोड कैसा हो जाएगा, यहां पर कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज। अब ये मेटल आयन जो सॉल्यूशन में आ जाएंगे, तो धीरे धीरे सॉल्यूशन में मेटल आयन, बोले तो कैटायन के नंबर बढ़ेंगे, इस वजह से भी एक चार्ज सेपरेशन हो जाएगा। क्योंकि ये ऑक्सीडेशन है, तो ऐसा कहां होगा, एनोड पे होगा, ठीक है। धीरे धीरे देखो, ये एक बार जब मेटल आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके मेटल में कन्वर्ट हो, या मेटल आयन में कन्वर्ट हो, एक सर्टेन टाइम बाद ये डायरेक्शन जो होती है रिवर्स भी चलती, मतलब ये रिएक्शन उल्टी डायरेक्शन में भी चलेगी। तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद दोनों ही अपोजिट प्रोसेस के बीच में एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। उस इक्विलिब्रियम के बाद में कन्वर्जन तो होगा दोनों तरफ, लेकिन कन्वर्जन का इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये जो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे दोनों के चार्ज सेपरेशन की वजह से जो पोटेंशियल जनरेट होगा, जो पोटेंशियल होगा, उसे अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आफ्टर सर्टेन टाइम इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश बिटवीन मेटल एंड मेटल आयन, चाहे तो एम मेटल आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, चाहे मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है, एक सर्टेन बाद में ये दोनों अपोजिट प्रोसेस क्या होंगे, इक्वल स्पीड से होने लगेंगे। उस पर्टिकुलर पॉइंट तक जितना भी चार्ज सेपरेशन हो गया, चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो, उसकी वजह से अब क्या होगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, जनरेट होगा। तो एट दिस इक्विलिब्रियम ड्यू टू चार्ज सेपरेशन बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड आयन पोटेंशियल इज जनरेट, ठीक है। तो एक डेफिनेशन देखते हैं, एट इक्विलिब्रियम बिटवीन मेटल एंड मेटल आयन कहां होगा, सॉल्यूशन के अंदर। अ चार्ज सेपरेशन अकर बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स सॉल्यूशन, एक चार्ज सेपरेशन हो जाएगा, चाहे तो मेटल इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव और सराउंडिंग में नेगेटिव, चाहे मेटल इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव और सराउंडिंग में पॉजिटिव, ठीक है। ड्यू टू दिस चार्ज सेपरेशन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज सेटअप, जिसे अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या डिनोट करता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन या टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ कैथोड है, तो कैथोड में ये क्या शो करेगा कि टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, और एनोड में क्या शो करेगा, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों, जितना ये पोटेंशियल ज्यादा होगा उतना ही आसानी से ये काम हो रहा है, ठीक है, उतना ही चार्ज सेपरेशन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो ज्यादा पोटेंशियल आने का मतलब
अगर ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल आता है तो इसका मतलब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, और ज्यादा अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आता है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का हो सकता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, बोले तो ये वाला केस हो रहा है, मेटल जो है वो मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस समय जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और वो क्या डिनोट करेगा, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब ज्यादा आसानी से क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। ठीक है, अगर दो मेटल के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखे और उनमें से एक का दूसरे से ज्यादा है, तो जिसका ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन देगा, जिसका कम है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा, अगर उन दोनों को मिलाकर सेल बनाया जाए तो। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, जब इलेक्ट्रोड पे क्या हो, रिडक्शन हो, बोले तो मेटल आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके मेटल बना रहे। अब ये जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो क्या डिनोट करेगा, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। क्या डिनोट करेगा, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अब टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है, इसका मतलब अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो वो आसानी से क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। अगेन, अगर दो मेटल दे रखे हैं और दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, जिसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा। कहने का मतलब है किसी पर्टिकुलर मेटल को अपन ऐसे नहीं कह सकते कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज ही करेगा, और किसी पर्टिकुलर मेटल को ऐसे नहीं कह सकते वो हमेशा गेन ही करेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो अपन जिन दो मेटल को लेकर अपन वो सेल बना रहे हैं, उन सेल में से देखा जाएगा कि उनके पोटेंशियल की वैल्यू क्या है। तो अब देखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के हिसाब से भी समझा सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से भी समझा सकते हैं। तो आईयूपीएससी ने डिसाइड किया कि जो सीरीज बनाई जाएगी वो रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से बना देंगे। किसके हिसाब से, रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से। मतलब जिसका सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो सबसे ऊपर, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसे अपन का रख देंगे, नीचे की तरफ रख देंगे। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर दो इलेक्ट्रोड दे तो उन दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे होंगे। जैसे जिंक और कॉपर के केस में जो अपन ने डैनियल सेल पढ़ा, उन दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे होंगे। अब कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो जिंक से क्या होता है, ज्यादा होने की वजह से कॉपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, एक और चीज, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो कहां डेवलप होता है, इंटरफेस ऑफ सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड पे। ये जो सरफेस है इन दोनों के बीच में, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड की सरफेस, यहां पे डेवलप होता है। और क्यों डेवलप होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है कि एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव हो जाता है, और इसी चार्ज सेपरेशन की वजह से क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ गए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह के होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल। आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेल पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के फाइनल टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है, सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल क्या होता है, कैथोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो, और एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो होगा उसका जो डिफरेंस आएगा उसे अपन क्या कहेंगे, सेल पोटेंशियल। और ये भी कब, जब सेल से करंट विड्रॉ नहीं कर रहे। तो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड, इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। और वो भी कब, जब ओपन सर्किट हो। ठीक है, तो ई सेल क्या होता है, ई कैथोड, जो कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको माइनस करेंगे एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। यूनिट क्या होगी इसकी, वोल्ट होगी। ठीक है, क्योंकि है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ही। इसे ईएमएफ भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब आप फिजिक्स में एक टॉपिक करोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, तब आपके एक टॉपिक आएगा ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज। जब सेल से अपन करंट विड्रॉ नहीं करते उस समय सेल के टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल होता है उसे ईएमएफ और सेल पोटेंशियल कहते हैं। फिजिक्स में आपके ये ईएमएफ नाम से दे रखा होगा। और जब अपन सेल से करंट विड्रॉ करते हैं उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसे नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं, और उसे टर्मिनल वोल्टेज भी कह सकते हैं। आपके फिजिक्स में टर्मिनल वोल्टेज नाम से दे रखा होगा, वहां पर आप इसे डिटेल में भी देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये ई सेल और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, अगर इसे स्टैंडर्ड केस में मेजर किया जाए, स्टैंडर्ड केस बोले तो टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और कंसंट्रेशन 1 एम ली जाए, तो जो पोटेंशियल आएगा उसे अपन क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। और जो सेल पोटेंशियल आएगा उसे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कहेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते देखो। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो होता है, स्टैंडर्ड कैथोड पोटेंशियल
माइनस स्टैंडर्ड एनोड पोटेंशियल के बराबर होगा। अब ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैलकुलेट कैसे करेंगे और ये होता क्या है और एक नर्नेस्ट इक्वेशन, ये अपना अगले टॉपिक का जो है अपना अगला वीडियो का पार्ट होगा। ठीक है, अपन आज इसको नहीं करेंगे, अगले वीडियो में अपन इसे डिटेल में देखेंगे कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होता है, उसे मेजर कैसे करते हैं, नर्नेस्ट इक्वेशन, उसके न्यूमेरिकल, ये अपना अगला टॉपिक होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर अपन अपने डैनियल सेल की बात करें तो Zn और Cu के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ये होती है। अगर यहां पुट करेंगे तो E स्टैंडर्ड E सेल आ जाएगा कितना 1.1 वोल्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं। जाते जाते एक इन दोनों टर्म में डिफरेंस भी देख लेते हैं, आपकी बुक में दे रखे हैं सेल पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। डेफिनेशन मैं पहले ही बता चुका हूं, दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है वो, लेकिन कब, जब अपन करंट विड्रॉ कर रहे हैं तो वो डिफरेंस क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट विड्रॉ नहीं कर रहे, सर्किट ओपन है, तो वो डिफरेंस क्या कहलाएगा, सेल पोटेंशियल। ये मैक्सिमम वैल्यू होगी और इसे ईएमएफ के बराबर होगी, और ये मैक्सिमम वैल्यू से कम होगा, और इसका फॉर्मूला फिजिक्स में लिखा हुआ है, आपकी बुक में नहीं, फिजिक्स में लिखा हुआ है, E माइनस आई आर, जहां आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, बोले तो ईएमएफ में से कुछ वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब वहां पर आप डिटेल में देखना कि क्या प्रॉब्लम है। इसे अपन वोल्ट मीटर से मेजर नहीं कर सकते, इसे कर सकते। क्यों? वोल्ट मीटर से मेजर करने के लिए सर्किट में से करंट पास करनी पड़ेगी, और ये कब मेजर होता है, जब सर्किट में कोई करंट नहीं होती, तो फिर इसे वोल्ट मीटर से मेजर नहीं कर सकते। इसे किससे मेजर करते हैं, पोटेंशियोमीटर से। और ये भी आपके फिजिक्स का एक टॉपिक होगा जिसमें आप डिटेल में पोटेंशियोमीटर क्या होता है, पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन, उसकी एप्लीकेशन, सब कुछ आप डिटेल में देखेंगे। तो अगले टॉपिक में अपन नर्नेस्ट इक्वेशन, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और ये सब स्टडी करेंगे। तब तक आप खूब सारा मेहनत कीजिए इन सब टॉपिक पे, अच्छे से इन्हें समझिए, खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।